दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के YouTube चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी है पंच परमेश्वर, कथाकार मुंशी प्रेमचंद। कहानी का मूल कथन यह है कि जब व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो आपसी रिश्तों को भूल जाता है। न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति यह भूल जाता है कि सामने उसका मित्र है या उसका शत्रु। न्याय की गद्दी पर बैठने के साथ ही सारे रिश्तों का ताना बाना खत्म हो जाता है। याद रहता है तो सिर्फ फर्ज, ईमान और वफादारी। न्याय की गद्दी पर बैठने के साथ ही व्यक्ति को अपने ज़मीर को जगा कर रखना होता है। वह सभी रिश्तों से ऊपर उठकर एक निर्णायक की भूमिका में होता है, जहां से यह निर्णय होना होता है कि उसके निर्णय से कोई व्यक्ति बचेगा और कोई व्यक्ति दोषी साबित होगा। कहानी की शुरुआत दो मित्रों की मित्रता से होती है। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों परम मित्र हैं। दोनों की मित्रता की मिसालें दी जाती हैं। आज इन्हीं दोनों दोस्तों की कहानी और पारिवारिक सामाजिक रिश्तों को दर्शाती एक न्यायप्रिय कहानी पंच परमेश्वर मैं यानी हुकुम सिंह आप सबके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी का पूरा सारांश। जुम्मन शेख अपनी खाला के घर रहता है। खाला जिनके कोई औलाद ना है, इस वजह से उन्होंने जुम्मन शेख को अपने घर पर ही रख लिया है। जुम्मन शेख और उनकी पत्नी दोनों खाला का बहुत ख्याल रखते हैं। खाला दोनों के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हैं। दोनों अपनी खाला का ख्याल इस तरह से रखते हैं जैसे कोई बच्चे भी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते होंगे। क्योंकि जुम्मन शेख और उनकी पत्नी अपनी सेवा भाव से खाला का दिल जीत लेते हैं, इसलिए खाला ने अपनी आज सारी ज़मीन और जायदाद जुम्मन शेख के नाम करवा दी है। लेकिन ये क्या, ज़मीन जायदाद जुम्मन शेख के नाम करवाते ही खाला के लिए जुम्मन शेख की पत्नी का व्यवहार बदल जाता है। पहले खाला को लगा कि शायद तबीयत नासाज होगी बहू की या कोई और समस्या होगी, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन 2-4 दिन में स्थितियां तो और विकट हो गईं। जुम्मन शेख की पत्नी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा था। खाला को अब ये रास नहीं आया। वह समझ गईं कि कहीं ना कहीं जुम्मन शेख की पत्नी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन जायदाद हथियाने का इंतज़ार कर रही थी। जुम्मन शेख एक दिन शाम को जब वापस आते हैं तो खाला उनको बरामदे में ही रोक कर कहती हैं, जुम्मन शेख ज़रा मेरी बात तो सुनते जाना। जुम्मन शेख पास आते हैं। खाला कहती हैं, आजकल बहू का व्यवहार कुछ मेरे प्रति ठीक नहीं रह रहा। आजकल वो मुझसे खाना भी सही ढंग से नहीं पूछती, सिर्फ परोस कर रख कर चली जाती है। ऐसे व्यवहार करती है जैसे मैं कोई गैर हूँ। जुम्मन शेख कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है खाला, आप तो ऐसे ही खामखा शंका करती रहती हैं। आजकल उसका कुछ स्वास्थ्य भी सही नहीं है, इस वजह से ऐसा होगा। खाला कहती हैं, पहले भी मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन दिन प्रतिदिन उसका व्यवहार बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। आज तो उसने मुझसे झगड़ा तक कर लिया। और जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि खाला जितनी ज़मीन जायदाद आपने हमारे नाम नहीं की है, उससे ज़्यादा तो हम आपकी सेवा कर चुके हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। जुम्मन शेख, मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। तुम अपनी बहू को ज़रूर समझाओ, उसे कह दो कि मैंने अपने जीवन की सारी कमाई तुम लोगों के नाम कर दी है। अब इसके बाद मेरा और कोई सहारा नहीं है। आजीवन मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगी, तो कम से कम ऐसी दिल दुखाने वाली बातें बहू ना करे। जुम्मन शेख ऊपर जाते हैं, अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं। जुम्मन शेख की पत्नी खाला की बातों को सुनकर भड़क जाती हैं और कहती हैं कि अब मुझसे ये सेवा भाव नहीं होता। तुम्हें करना है तो तुम करो, अब मुझसे और ये सब नहीं किया जाता। 3 बार खाना दो, हर तरह की सेवा करो, एकदम गुलाम बनाकर रख दिया है इन्होंने हमें। जुम्मन शेख लाख समझाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल भी मानने को तैयार ना होती है। अगले दिन फिर जुम्मन शेख के चले जाने के बाद जुम्मन शेख की पत्नी का व्यवहार खाला के प्रति
और बदल जाता है। इसके साथ ही खाला बहुत दुखी और निराश हो जाती हैं और जुम्मन शेख के आने के बाद बहू की फिर से शिकायत करती हैं। इस बार जुम्मन शेख भी भड़क जाते हैं और वह खाला से कहते हैं कि खाला, तुम्हारी भी उम्र हो गई है, तुम्हारी इस रोज रोज की चिक चिक से मैं भी बहुत तंग आ चुका हूँ, अब ये सब मुझसे भी सहा नहीं जाता, आप अपना कुछ सोच लीजिए। खाला के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने जुम्मन शेख को ही तो अपना सब कुछ समझा था, आज जुम्मन शेख ऐसी बातें करेगा इसका उन्हें यकीन ना था। लेकिन जुम्मन शेख इतना कहकर ऊपर चला जाता है। खाला चुपचाप नीचे बैठे रहती हैं। आज किसी ने खाला से शाम का खाना तक ना पूछा था। खाला की आंखों में आंसू थे, लेकिन खाला हिम्मत ना हारी थी। खाला ने सोच लिया था इतनी आसानी से तो मैं हार ना मानूंगी। सुबह उठकर खाला ने जुम्मन शेख से कहा, देखो जुम्मन, अगर तुम और बहू मेरी सेवा नहीं कर सकते, मुझे खाना पानी समय से नहीं दे सकते, तो मेरी ज़मीन जायदाद मुझे वापस कर दो, मैं अपनी गुजर बसर स्वयं कर लूँगी। इस पर जुम्मन शेख फिर से बिगड़ जाते हैं। खाला के पास अब पंचायत में जाने के सिवा कोई रास्ता ना था। खाला ने उन्हें पंचायत में जाने की धमकी दी। जुम्मन शेख ने कहा, पंचायत में मेरी बहुत पहुँच है खाला, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, पंचायत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। खाला कई लोगों के पास गई मदद के लिए कि वो जुम्मन शेख को समझा दे, क्योंकि अपनी जायदाद खाला उसी के नाम कर चुकी हैं। लेकिन जुम्मन शेख का गांव में, पंचायत में इतना परिचय था कि लोग उसके खिलाफ जाने को तैयार ना थे। खाला थक हार कर जुम्मन शेख के परम स्नेही प्रिय मित्र अलगू चौधरी के पास पहुंचती हैं और अलगू से अपनी सारी व्यथा सुनाती हैं। अलगू का मन भर आता है, लेकिन अलगू दोस्ती के हाथों भी मजबूर था। खाला कहती हैं कि मैंने पंचायत बुला ली है और मैं तुम्हें ही सरपंच के रूप में चुनूंगी। अलगू, मैं जानती हूँ कि जुम्मन तुम्हारा बहुत हितैषी है, जुम्मन तुम्हारा परम मित्र है, लेकिन मुझे तुम्हारी न्यायप्रियता पर पूरा भरोसा है। न्याय की गद्दी पर बैठने के साथ तुम मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। इतना कह करके खाला अपने घर चली जाती हैं। आज अलगू चौधरी को पूरी रात नींद नहीं आई। वह इस कसमकस में था कि वह करे भी तो करे क्या। एक तरफ दोस्त है तो दूसरी तरफ खाला। बहरहाल वह पंचायत का भी दिन आता है और पंचायत बुला ली जाती है। पंचायत में खाला कहती हैं कि मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद जुम्मन शेख के नाम लिखवा दी। जुम्मन शेख ने हमसे वादा किया था कि जीवन भर हमारी सेवा करेगा, और पहले तो ये लोग हमारी सेवा करते भी थे, लेकिन जब से मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद इन पर भरोसा करके लिखवा दी, बहू का व्यवहार उसी दिन से बदल गया। धीरे धीरे जुम्मन शेख के भी व्यवहार में बदलाव आ गया। ऐसी स्थिति में अब ये मुझे गुजर बसर करने का भी आसरा नहीं देना चाहते। जुम्मन की बीवी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि खाला ने जितनी ज़मीन जायदाद मेरे नाम करवाई है, उससे ज़्यादा तो मैं उनकी सेवा कर चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं। अब पंचायत ही मुझे बताए, खाला ने कहा, अब पंचायत ही मुझे बताए कि आखिर इस अवस्था में मैं जाऊं तो जाऊं कहां। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। जो कुछ था, मेरे जीवन की जितनी भी कमाई थी, मैंने सब कुछ इस जुम्मन के नाम कर दिया। मेरी कोई अपनी औलाद तो थी नहीं जिसके लिए मैं कुछ जोड़ कर रखती। ऐसी स्थिति में पंचायत ही हमें न्याय दे, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पंचायत में जब पंच चुनने की बारी आई, तो पंच के रूप में खाला ने अलगू चौधरी को चुन लिया। अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन शेख की बाँछें खिल गईं। वह गदगद हो उठा। उसे यकीन हो गया कि अब तो फैसला उसके ही पक्ष में आएगा, क्योंकि अलगू तो उसका बचपन का यार है, वह इसके खिलाफ कैसे जा सकता है। खाला की बात सुनने के बाद जुम्मन शेख से उसका पक्ष जाना गया। जुम्मन शेख ने कहा कि मुझसे जितना हो सकता है मैंने खाला के लिए किया।
अभी भी मैं उन्हें 2-3 वक्त का खाना देता हूं, लेकिन खाला है कि उनके मिजाज बढ़ते ही जा रहे हैं और अब इससे ज़्यादा हम सेवा भाव कर भी नहीं सकते। बाकी पंचायत जो फैसला सुनाएगी वह हमें स्वीकार होगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आखिरकार पंचायत का निर्णय का वक्त आता है और पंचायत फैसला सुनाती है कि क्योंकि खाला ने अपनी कोई संतान ना होने के नाते अपना सब कुछ जुम्मन शेख के नाम लिखवा दिया है, अपने जीवन की सारी पूंजी उन्होंने जुम्मन शेख को सौंप दी है और अब खाला के पास अपने भरण पोषण तक के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जुम्मन शेख और उनकी पत्नी पूरा भरण पोषण खाला का नहीं करेंगे तो खाला इस अवस्था में जीवित कैसे रहेंगी। इसलिए पंचायत यह निर्णय सुनाती है कि जुम्मन शेख और उनकी पत्नी को खाला की ताउम्र सेवा करनी होगी और उन्हें पूरा सम्मान देना होगा। अगर जुम्मन शेख और उनकी पत्नी खाला को पूरे सम्मान के साथ नहीं रखते हैं तो खाला के द्वारा लिखाई गई सारी जमीन और जायदाद खाला को वापस कर दी जाएगी और यही पंचायत का अंतिम फैसला है। पंचायत के इस फैसले को सुन के जुम्मन शेख सन्न रह गया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बचपन का दोस्त, उसके बचपन का यार आज उससे ये किस तरह का बदला ले रहा है। आखिर उसने फैसला खाला के पक्ष में कैसे सुना दिया। अलगू का पंच के रूप में नाम आने के बाद ही जुम्मन ने सोच लिया था कि फैसला उसके पक्ष में आना है, लेकिन विपरीत दिशा में फैसला जाने के बाद जुम्मन तमतमा गया और अलगू से बगैर कुछ कहे पंचायत छोड़कर चला गया। पंचायत का फैसला हो चुका था। अब चाहे अनचाहे जुम्मन शेख और उनकी पत्नी को खाला की जीवन भर सेवा करनी ही थी, नहीं तो वो सारी जमीन जायदाद से बेदखल हो जाते। बचपन की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, जिनकी दोस्ती की मिसालें गांव में लोग देते नहीं थकते थे, आज दुश्मनी चरम पर पहुंच चुकी थी। अब जुम्मन शेख एक एक दिन का इंतजार करता था कि कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन वो अलगू से अपनी दुश्मनी का बदला लेगा। और समय का चक्र घूमने में बहुत वक्त लगता नहीं है। आखिरकार वो समय भी आ गया। हुआ कुछ यूं कि अलगू चौधरी ने एक जोड़ी बैल खरीदा था। आखिरकार कुछ बीमारी के कारण एक बैल मर गया। अब अलगू के पास केवल एक बैल बचा। ऐसी स्थिति में उस बैल का बहुत ज्यादा कार्य अलगू के पास था नहीं, लिहाजा एक कारोबारी साहूकार उनके पास आता है और उनके इस बैल को देने के लिए कहता है। पास के गांव का ही साहूकार था तो अलगू को भी देने में कोई समस्या ना हुई। पैसे के मोल तोल की बात आई तो अलगू ने कहा कि जो इच्छा होगी दे देना। साहूकार जब बैल ले जाता है तो उसने 15 दिन में पैसा चुकाने का वादा किया, लेकिन 15 दिन से 1 महीना बीत गया। जब साहूकार पैसा लेकर नहीं आया तो अलगू साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार ने 15 दिन का समय और मांग लिया। इसके साथ ही 2-3 महीने बीत गए। इसके साथ ही अलगू 2-3 महीने के बाद अपना पैसा पुनः वापस लेने साहूकार के पास गया। साहूकार घर से आते ही उन पे भड़क गया। साहूकार ने कहा, मरियल और बीमार बैल तुमने मुझे दे दिया, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया और तुम पैसा मांगने चले आए। अलगू समझ चुका था कि साहूकार की नियत में खोट आ गया है, वो पैसा देना नहीं चाहता। साहूकार ने कहा, तुम्हारा बैल तो मर गया, मेरा कितना कारोबार का नुकसान हो गया है तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे बीमार बैल दे दिया। अलगू ने साहूकार से कहा कि ये तुम बेईमानी कर रहे हो, अगर तुमने मेरा पैसा ना दिया तो मैं तुम्हें पंचायत में घसीटूंगा। साहूकार ने कहा, जहां जाना है चले जाओ, मैं तुम्हें 1 टका तक ना दूंगा। आखिरकार मजबूरन अलगू को पंचायत बुलानी पड़ी
और पंचायत के दौरान जब पंच चुनने की बारी आती है तो साहूकार ने आज पंच के रूप में जुम्मन शेख का नाम ले लिया। जुम्मन शेख का नाम लेते ही पूरी पंचायत में कानाफूसी शुरू हो गई। सब ये समझ चुके थे कि अब तो फैसला साहूकार के पक्ष में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जुम्मन शेख तो कब से इंतजार कर रहा था ऐसे मौके का कि वो अपनी उस अपमान का बदला ले सके, अपनी उस हार का बदला ले सके जो अलगू चौधरी ने पिछली पंचायत में उसके साथ किया था। जुम्मन शेख आज पंच की गद्दी पर बैठा था, उसके हाथ में फैसला था और सामने था अलगू चौधरी जो कभी उसका जिगरी यार हुआ करता था, लेकिन आज सबसे बड़ा दुश्मन, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सामने खड़ा था। फैसला उसके खिलाफ या पक्ष में सुनाना था। नियति ने मौका जुम्मन शेख को जल्दी ही दे दिया था। अलगू समझ चुका था कि शायद वह इस पंचायत के फैसले में हार चुका है, लेकिन पंचायत की प्रक्रिया होनी अभी बाकी थी, इसलिए वह जा भी नहीं सकता था। पंचायत में पंचों ने अलगू से अपनी बात रखने को कहा। अलगू ने बताया कि मैंने 2 बैल खरीदे थे, एक बैल मेरा बीमारी से मर गया, इसलिए साहूकार मेरे घर आया और इसने मुझसे बैल मांगा। पैसे देने की जब बात आई तो इसने कहा मैं 15 दिन में पैसे वापस कर दूंगा। मैंने इस पर भरोसा करके इसको बैल दे दिए, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद जब मैं इससे पैसा लेने पहुंचा तो इसने पैसा देने से न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि यह बैल के बीमार होने का भी दोष मुझ पर मढ़ने लगा। पंचायत ने अलगू की बात सुनने के बाद साहूकार से अपना पक्ष रखने को कहा। साहूकार ने कहा कि इन्होंने जो हमें बैल दिया था वो बैल एकदम मरियल था और वो बैल कुछ ही दिनों में मर गया। हमने उसकी दवा दारू में तमाम पैसा खर्च कर दिया। अब भला किस चीज का पैसा इन्हें दूं? जब वो बैल ही नहीं रहा तो किस चीज का पैसा? जितनी उसकी कीमत नहीं थी उससे ज्यादा तो पैसा हमने उसकी दवा दारू में लगा दिया। बीमार बैल को देकर इन्होंने तो अपना पल्ला छुड़ा लिया, पैसा तो सारा हमारा खर्च हो गया। पंचायत ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। अब फैसले का वक्त आ गया था। आखिरकार पंचायत ने अपना फैसला सुनाया। गवाहों को भी बुलाया गया, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। आखिरकार पंचायत ने सारी छानबीन करने के बाद अपना फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए सरपंच जुम्मन शेख ने कहा, क्योंकि लोगों की गवाही और अलगू चौधरी की बातों से यह स्पष्ट हो चुका है कि जो बैल इन्होंने साहूकार को दिया था वह बैल एकदम हष्ट पुष्ट था, लेकिन साहूकार ने उस बैल को ले जाकर के उससे दिन रात काम लिया और उसे चारा पानी भी सही ढंग से नहीं दिया। ऐसी स्थिति में भूखमरी की वजह से उस बैल की मृत्यु हो गई। तो इसमें अलगू चौधरी का क्या दोष है? अलगू चौधरी ने जब बैल दिया था तब तो बैल हष्ट पुष्ट था। गांव के लोगों ने भी बताया कि बैल बहुत मेहनती था, लेकिन साहूकार ने उससे दोगुना तिगुना काम लिया और खाने को भी उसको कुछ ढंग से ना दिया। ऐसी स्थिति में बैल मर गया। साहूकार सिर्फ पैसा देने से बचने के लिए ये सारे बहाने कर रहा है। इसलिए पंचायत यह फैसला सुनाती है कि साहूकार पूरा पैसा अलगू चौधरी को वापस करेगा और अगर 15 दिन के भीतर साहूकार ने पूरा का पूरा पैसा अलगू चौधरी को नहीं दिया तो ये पंचायत साहूकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। हाँ, क्योंकि बैल मर गया है। ऐसी स्थिति में अगर अलगू चाहे तो 2-4 पैसे छोड़ सकता है या कम कर सकता है, लेकिन 15 दिन के अंदर आपसी रजामंदी से साहूकार को पूरा पैसा अलगू चौधरी को लौटाना होगा। इस फैसले को सुनने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आज बदले के वक्त में भी न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ जुम्मन शेख अपना बदला ना ले सका। उसने फैसला अलगू के पक्ष में सुना दिया था। यह देखकर अलगू की आंखें भर आईं और अलगू तेज आवाज में बोल उठा, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। और इतना सुनकर और देखकर साहूकार वहां से तिलमिलाकर चला गया। जुम्मन शेख जैसे ही सरपंच की गद्दी से नीचे उतरा, अलगू चौधरी उससे लिपट गया। दोनों बचपन के मित्र आज फिर से सारी दुश्मनी भुलाकर एक हो चुके थे और न्याय की गद्दी पर बैठने के बाद जुम्मन शेख को यह एहसास हो चुका था कि न्याय की गद्दी पर बैठने के साथ ही सारे रिश्तों का मोल वहीं खत्म हो जाता है। सामने जो सत्य होता है, जो धर्म और अधर्म होता है, हमें उस पर निर्णय लेना होता है। आज जुम्मन शेख ने अपने किए हुए पिछले व्यवहार पर अलगू चौधरी से माफी मांगी और दोनों की दोस्ती फिर से कायम हो गई और एक बार फिर से सब खुले कंठ से बोल उठे, पंच परमेश्वर की जय। तो यह थी आज की एक हृदय परिवर्तन करने वाली गांधीवादी प्रेरणा से परिपूर्ण कहानी पंच परमेश्वर, जिसने ना सिर्फ जुम्मन शेख का हृदय परिवर्तन किया, आशा करते हैं आप लोगों के भी मन पर एक नई छाप छोड़ी होगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की कहानी को यहीं देते हैं विराम। फिर एक नई कहानी के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें हिंदी दृष्टि विद हुकुम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।